ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है। ओके so I think some of you have not written the test that day. Those who have written, I have corrected, I have sent. Okay, आप कंपेयर कीजिए। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे आप अपने आंसर्स के साथ कंपेयर कीजिए। Will join, sir. Is internet issues? Okay, no problem. I have put on recording, so anything they miss they can check back. So identify here. The first question is given below is a set of 4 terms, and in the set a term is an odd one that cannot be grouped in the same category as the other 3. Identify the odd one in the set and name the category to which the remaining 3 belong. सिंपल सीधा क्वेश्चन हो सकता था, बड़ा घुमा फिरा के इसका वर्डिंग बनाया गया है। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा है। क्या होता है कि अक्सर एग्जाम में स्टार्टिंग जो आपका क्वेश्चन है कुछ ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें आप मतलब जरूरत से ज्यादा अपना दिमाग का आप मंथन करोगे, पैनिक हो जाएंगे। हाँ, पैनिक। अरे बाप, आवाज आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है। इट्स कमिंग प्रॉपरली। नो सर, राइट सर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, तो होता यह है कि जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन रहता है, कई एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में भी, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये ट्रिक जो है एग्जामिनर प्ले करते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट के 1 2 3 क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन देंगे जो कि आपको मतलब कॉन्फिडेंस आपका उड़ा देगा। सीधा कॉन्फिडेंस आपका उड़ गया, आप उसी क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। तो कभी भी अगर आपको लगे कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में इस तरीके का आपको दिक्कत आ रहा है, उसको बाद में आंसर कीजिए, उसको उस समय के लिए छोड़ दीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा। ओके, नाउ अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। 4 टर्म्स दिए गए हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, एल्बिनिज्म एंड नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, ये जो 4 चीजें हैं इनमें से आपको क्या लगता है ऑड वाला कौन सा है? तुमको तो एल्बिनिज्म लग रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्यों लग रहा है? तो जेनेटिकल नहीं होगा नहीं सर, नियर साइटनेस मतलब नियर साइटनेस और विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है। यस, करेक्ट है। यू सी दिस नाइट ब्लाइंडनेस इज बेसिकली मोर ऑफ ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन ए, इसके पहले भी आपने पढ़ा था विटामिन ए के डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। जबकि ये सर जेनेटिकल नहीं है सर, ये बोलिंग गलत हो जाएगा। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ऑड वन इन द सेट। ओके, सो यू विल राइट नाइट ब्लाइंडनेस इज द ऑड वन। ओके, एंड नेम द कैटेगरी टू विच द रिमेनिंग 3 बिलोंग। So this remaining 3 belong to the category of genetic diseases. Yeah, genetic disorder. Disorders. वो ब्लाइंडनेस देखे ही नहीं था, कोई भी कलर वो ही लग रहा था। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अक्सर कई स्टूडेंट्स आंसर आपको पता है लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। आंसर करते समय आप क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते हो। जस्ट यू विल सी आइडेंटिफाई द ऑड वन इन द सेट। ओके, और उस वो क्या कैटेगरी का है आपने लिख दिया, आप गए काम से। तो ये आपको देखना है क्वेश्चन क्या है। सर द अदर डिजीजेस बिलोंग टू सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, तो सर ये गलत हो जाएगा। हाँ, you can say it is a sex linked disorder diseases. Okay, हाँ, that is also fine. Okay, so here but basic category क्या हो गया, broad हो गया। Okay, ये genetic disorder है, ये more of metabolic या nutritional deficiency. Okay, name the 2 sex linked diseases in male. नंबर 1 का आंसर क्या था सर? नाइट ब्लाइंडनेस। Yes, night blindness.
Okay, this one, second question, name two sex-linked diseases in male, that is Hemophilia and albinism. हीमोफीलिया का स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा. स्पेलिंग्स आर इंपॉर्टेंट. इफ स्पेलिंग मिस्टेक इज देयर यू विल नॉट गेट द मार्क्स फॉर दैट. HAEMOPHILIA, हीमोफीलिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस. सर ऊपर में सर HEMO लिखा हुआ था. सर ऊपर में HEMO. हेमोफीलिया और नाइट ब्लाइंडनेस सिर्फ मेल में ही होता है सर मतलब नाइट ब्लाइंडनेस भी सिर्फ मेल नहीं होता. No, that's my mistake. It's not night blindness, it's color blindness. सर Okay, this is color. सर सर हीमोफीलिया का स्पेलिंग में सर HA आता है या डायरेक्टली HE? HAE. सर ऊपर एच लिखा हुआ था सर. हाँ, तो इसमें नहीं फंसना नहीं. तुमको अपना इसके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. हीमोफीलिया का जो सर ऑप्शंस दिए थे 4 हम रवि को पक्का वही देख के लिखते हैं. हम भी तो वही देख के लिखे थे. नहीं, वो सब में नहीं फंसना. ठीक है. तो हीमोफीलिया HAEMOPHILIA. Okay. Next, the number of chromosomes present in a nerve cell of human being. So I think most of you have answered correct, but one of you have written as 23 pairs. Okay, avoid that one because question is very clear. The number of chromosomes. Okay, when it is telling like that, specifically mention the number. Okay, 46 chromosomes. आप पेपर चेक करके भेजे थे क्या? 23 पेयर गलत हो जाएगा. गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखो क्या है. The number of chromosomes, it is asking the chromosome number. Okay, so then you should not say pairs and all. वो appropriate नहीं है ना आंसर. अपने देखो आंसर हम लोग को जितना हो सके सटीक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर करना, यही मेरा कहने का है. आंसर ज्यादातर लोग को पता रहता है, लेकिन ट्रिक करता है इसमें. क्वेश्चन बनाने के ऊपर भी बहुत सारा चीज डिपेंड करता है. कई बच्चे एग्जैक्टली क्वेश्चन को आंसर नहीं करते हैं, उनको ये आंसर तो मुझे पता, लिख दिया, वहां गड़बड़ हो जाता है. इसको ध्यान दीजिए. दूसरा, आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन ए फीमेल ह्यूमन सेल विल हैव. सर ऑप्शन सी 22 प्लस X क्रोमोसोम. अरे भैया कैसे? सर 44 प्लस XX क्रोमोसोम्स. माइटोटिक ना पहला वाला. सर हम लिखे हैं सर. वो मियोसिस नहीं माइटोसिस पूछ रहा है. माइटोटिक डिवीजन. हाँ माइटोटिक ना, तो 44 प्लस XX. मियोसिस में हैप्लॉइड हो जाएगा. हाँ सर. चलिए नेक्स्ट, स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. तो यहाँ पे आंसर लिखे तो थे, लेकिन पता नहीं सही है कि नहीं है. बोले हैव आई सेंट यू द करेक्टेड आंसर स्क्रिप्ट प्रिंस? नहीं सर देखे हैं. क्यों? आई थिंक तुमने भेजा था या क्या प्रॉब्लम था, पता नहीं, मुझे मिला क्यों नहीं. भेजे तो थे सर. Okay, I will check. So I have sent the remaining 4. I don't know why I cannot. Okay, law of dominance and Mendel's law of segregation. So law of dominance, you have to write exactly the terms that are given in the textbook. Okay, so out of a pair of contrasting characters present together, only one is able to express itself. सर एक बार सर वो 4 वाला सर फिर से बता दीजिए ना. 44 प्लस XX कैसे होगा? अरे माइटोटिक डिवीजन है तो इसमें सेल इक्वल नंबर पे डिवाइड होगा और टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब 46 पेयर रहता है, तो इक्वल डिवीजन होगा. माइटोटिक वो सब नहीं. माइटोटिक जो है वो कौन से सेल में होगा? डिप्लॉइड. सर ज़ोमैटिक सेल्स. सोमैटिक सर होता है सर. ये पागल हो गया सर, इसको चुप कराइए. सर ऐसे लिख देंगे सर, बोलने में क्या जा रहे हैं. सोमैटिक. ओके, सोमैटिक हो गया आपका नॉर्मल सेल, सोमैटिक है. तो ये तो डिप्लॉइड रहता ही है. हाँ, और जब डिप्लॉइड स्टेट में रहेगा तो टोटल 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स रहेगा. ये क्योंकि फीमेल सेल है, इसमें 44 प्लस XX का पेयर रहेगा क्रोमोसोम. ओके, दैट इज. नेक्स्ट,
ये लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एग्जैक्टली जो डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में है वही आपको प्रिंट कॉपी लिखना है, वही रट्टा करके लिखना है। मैंने पहले भी बताया, वही आप लिखोगे वही आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो दिक्कत है। वो एग्जामिनर अपना माथा लगाएगा, देना है नहीं देना है क्या करना है। इसीलिए ये वाला डेफिनेशन आप सीधा उसी से लिखेंगे। गिव द डाइहाइब्रिड रेशियो। क्या लिखे हैं आंसर? सर 3 आंसर नहीं रेशियो पता था। सर 9:3:3:1। यस, डाइहाइब्रिड रेशियो इज 9:3:3:1। ओके, क्योंकि डाइहाइब्रिड रेशियो में आपका तो जीनोटाइप रेशियो कॉम्प्लेक्स रहता है, पता ही नहीं चलता। इसीलिए एग्जामिनर इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि डायरेक्टली पूछ लिया व्हाट गिव द डाइहाइब्रिड रेशियो, तो आप क्या करोगे? दी फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो आप मेंशन करोगे, क्लियरली लिखोगे। जस्ट 9:3:3:1 लिखने से भी दिक्कत होगा। तो फिनोटाइपिक डाइहाइब्रिड रेशियो या the for the dihybrid cross the phenotypic ratio will be 9:3:1. Name and state the law which explains the same. डाइहाइब्रिड रेशियो से कौन सा लॉ निकलता है? सर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो व्हाट इट इज टेलिंग, सो आप टेक्स्ट बुक में फिर से देखिए। दैट इज when we are discussing about dihybrid cross, from the dihybrid cross what has come, there are the how many alleles are involved? दो कैरेक्टर्स को ले रहे हैं हम, दो कैरेक्टर्स, दो अलग अलग कैरेक्टर्स ले रहे हैं। एक कैरेक्टर किस तरीके से अगले जनरेशन में जाएगा वो दूसरे कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस नहीं होता। हर कैरेक्टर अपने में अलग है, इंडिपेंडेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट तरीके से होगा। ये से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस में आता है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में तो वैसे भी एक ही कैरेक्टर है, तो उसमें जो है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला चीज नहीं आता है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 7 most of you did not answer. Okay, I think मुझे 2-3 ही आता था सर। समय has done सर इसका आंसर सर मतलब वन आंसर मतलब एक वर्ड में आंसर था, तो सोचे लास्ट में अटेंड करेंगे, लास्ट में उतना टाइम नहीं मिला तो ज्यादा अटेंड नहीं किए थे। I don't 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो अटेंड किए थे सर। Prince, you resend that your answer script. I don't Sir, know, हाँ अभी और आफ्टर द क्लास यू सेंड, आई डोंट नो बिकॉज वो पता नहीं मैं क्यों, मेरे को मिला क्यों नहीं। The condition in which a pair of chromosomes carry similar alleles of a particular character. होमोजाइगस कंडीशन। हो जाएगा। Homozygous. Okay, when they are the homozygous. Okay, in a homozygous condition what is going to happen? A pair of chromosomes carry the similar alleles of a particular character. The suppressed allele of a gene रेसिसिव एलील is the recessive allele. The pair of सर आप corresponding, मेरा होमोलॉगस भी टिक कर दिए थे सर। पहला वाला क्या? हाँ सर। पता नहीं, तुम्हारा हैंड राइटिंग अच्छा हुआ होगा। नो सर, इट्स रिटन क्लियरली सर। पता नहीं आप शायद होमो कभी कभी हो जाता है, मिस्टेक हो जाता यस सर, नो प्रॉब्लम। है, तो सर, किस समझ बात? लो कि मुनाफा हो गया। A pair of corresponding chromosomes of the same size and shape, one from each parent. होमोलॉगस। सर होमोलोगस क्रोमोसोम। Homologous. हाँ प्रियतोष, ये वाला पकड़े। A pair of corresponding sir. chromosomes same size and shape. हाँ। Next, a type of genes which in the presence of a contrasting allele is not expressed. डोमिनेंट। सर रेसिसिव रेसेसिव। Not expressed.
तो रेसिसिव 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 a sudden inheritable change in the gene. म्यूटेशन म्यूटेशन। एक बार म्यूटेशन सर, फिर से हमको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन मतलब क्या हुआ कि जो जीन का स्ट्रक्चर है, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोटाइड्स है, अगर उसमें कोई चेंज आ गया किसी भी कारण से, कोई केमिकल के कारण या यूवी रेडिएशन के कारण उसमें सीक्वेंस चेंज हो गया, वो जो सीक्वेंस चेंज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे कि म्यूटेशन हुआ डीएनए में। ये हेरिटेबल चेंज होना चाहिए, यानी एक जनरेशन से अगले जनरेशन में जाने वाला होना चाहिए, नहीं तो ऐसे छोटे मोटे म्यूटेशन होते रहते हैं। okay, so heritable, if it is a heritable, then that change one is a mutation. The physical expression of genes in an individual, phenotype pheno सर the physical expression of genes in an individual is the सर phenotype. फिनोटाइप हर्षित बताइए, dash suppresses the allele of a gene. सर ये वाला नहीं पता, ये नहीं लिखे थे। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा गड़बड़ था, ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है। Yes, तो yes. हाँ, यहाँ पे चीज क्या है, रेसेसिव एलील, The डोमिनेंट एलील, suppressed allele of a gene. नहीं The डोमिनेंट एलील question सप्रेसेस, suppressed होना चाहिए था। नहीं डोमिनेंट एलील सप्रेसेस दी एलील ऑफ ए जीन। एक हो गया डोमिनेंट एलील, एक हो गया रेसेसिव एलील। तो डोमिनेंट जो है रेसेसिव को सप्रेस करेगा। सो क्वेश्चन फ्रेमिंग ठीक नहीं है यहाँ पे। ओके, तो जैसा आपको समझ में आए, लेकिन हियर इट इज मेनली डोमिनेंट एलील विल सप्रेस ए रेसेसिव एलील। okay, next one, a pair of chromosomes carrying dissimilar alleles for a particular character. फिर हेड हो जाएगा। हेट्रो हो जाएगा। okay, a pair of genes responsible for a particular characteristic in an individual. हर्षित बताइए, a pair of genes, number I, a pair of genes responsible for a particular characteristic in an individual. सर ये वाला भी नहीं लिखे। Alternative forms of the genes are known as, हर्षित, alternative forms of the genes. तो जैसे कि एक जीन का डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक जीन का रेसेसिव कैरेक्टर है, इस टाइप में रहता है ना सर डोमिनेंट। हाँ सर, वो कैरेक्टर में ट्रेट रहता है, जीन्स में क्या होता है, अच्छा। एलील। हाँ सर, हाँ, डोमिनेंट एलील, रेसेसिव एलील, ये हम लोग बोलते हैं जीन के लिए। और जब हम लोग कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं तब बोलते हैं ट्रेट। ओके, यस तो यहाँ ए पेयर ऑफ जीन्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, वन इज द एलील्स। The genetic constitution of an organism is the genotype. Phenotype, genotype. Physical expression of the gene in an individual is the phenotype, whereas the genetic constitution of an organism is phenotype. The structure that acts as the bearer of hereditary units. फिर क्रोमोसोम। सर क्रोमोसोम। Chromosome will bear the heredity units, that is the genes. The repeating components of each DNA strand lengthwise. Nucleotide. Nucleotide. Most of you answered this one. Abbreviation of DNA, I was surprised why most of you did not answer this. Abbreviation of DNA. ये सुना लग रहा था पर आ ही नहीं रहा था आंसर। Deoxyribo
राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एब्रिविएशन का मतलब तो सर वो होता है सर, फैला के, फुल फॉर्म। एब्रिविएशन डीएनए इज द एब्रिविएशन। इसको हम लोग को क्या करना है, फुल फॉर्म में लिखना है। deoxyribonucleic acid, DNA itself is the abbreviation we have to write in full form. Chromosomes that appear thread like, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। yes, chromatin also, most of you have answered. क्रोमैटिन बस, क्रोमैटिन फाइबर सही है। You can write chromatin fibers, no problem. Give one point of difference between genotype and phenotype. हाँ ये सर सारा अटेम्प्ट किया था। So here genotype, how you will write the set of genes present in the cells of an organism. यस सर। और फिनोटाइप द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। हाँ, ये आपका डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में दिया हुआ डेफिनेशन, ओके, हाँ वो सर, आप हाँ लिखेंगे। यस सर। ओके, प्योर सर। स्ट्रेन एंड हाइब्रिड स्ट्रेन। सो यहाँ The पे strains having two similar alleles for particular character in a homologous pair, or hybrid strain में strains having two different alleles for a particular character in a heterozygous pair in is termed as hybrid strain. सर ये स्ट्रेन वर्ड तो हम कहीं सुने ही नहीं सर। स्ट्रेन ना, यस सर। सो ये मेरे को भी लगता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑफ गया है, ओके, बट सर एक और बुक है मेरे पास, उसमें strains दिया हुआ था। तो प्योर स्ट्रेन्स एंड हाइब्रिड स्ट्रेन्स, इसमें क्या करोगे कि प्योर स्ट्रेन मीन्स दे आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलील्स, ओके, यानी या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट रहेगा या होमोजाइगस रिसेसिव रहेगा, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी होमोजाइगस, एंड हाइब्रिड स्ट्रेन्स विल बी heterozygous. Okay, that is a simple way. So homozygous और heterozygous simple one term में लिखने में आपको ये लगे, उसमें आप क्या करोगे, they are made up of the same type of alleles. Hybrid ones are made up of the different types of alleles. What is the difference between autosomes and allosomes? Sir, autosomes are in eukaryotic cells of and pairs are from 1 to 22. Allosomes are sex chromosomes. The 23rd pair is known as allosomes. You know the answer, but you know, Prince, the what you have answered, you will not get marks for that. हम बोलते हैं सर, ऑटोसोम्स आर द काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एंड सो whereas the allosomes are the kind of chromosomes that determine the sex of an organism. Yes, that is there, because ultimately what you have to tell, autosomes and allosomes main difference is allosomes are The character. are the sex chromosomes. They are the sex chromosomes. They will determine the sex of the individual. Autosomes are okay about the normal body functions. Other thing is autosomes are having homologous pair of chromosomes, correct? Autosomes are all made up of homologous pair of chromosomes. क्रोमोसोम 1 में yes, sir. एक क्रोमोसोम मदर से, एक क्रोमोसोम फादर से, दैट इज ए होमोलोगस पेयर। लेकिन अल्लोसोम में क्या हो रहा है, इन द फीमेल्स it is XX, so it is a homozygous, homologous chromosomes in the allosomes of female, but it is heterologous in the male. Heterologous chromosomes. Zygous या logous? हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोलोगस फर्क है ना। अब देखो क्रोमोसोम्स के बारे में जब हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं ना। हाँ सर। वो जो पेयर है, एक मदर एक फादर से आया क्रोमोसोम का जो सेट है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये नहीं बोलते हैं होमोजाइगस क्रोमोसोम्स, नहीं बोलते हैं।
तो ओवरऑल जब हम लोग हाँ उसका जो जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक एलील्स के बारे में जब बात करते हैं तब जाइगोसिटी के बारे में बोलते हैं, इट इज ए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। सर लोगस तब यूज होता है जब एक ही फैमिली के लिए यूज होता है, जाइगस जब डिफरेंट फैमिली से कंपेयर करते हैं तब यूज होता है शायद। डोंट गेट कैरिड अवे। क्वेश्चन नंबर 9, a pure tall plant capital T is crossed with a pure dwarf plant small t. Draw Punnett square to show F1 generation F2 generation. Okay. सर ये बनाया है सर। ठीक है, तो आप इसको कैसे बनाएंगे? प्योर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 9A। ओके, सो प्योर टॉल। सर प्योर टॉल। हाँ देखिए होता क्या है, आंसर पता है। सर आप तो मेरा टिक या क्रॉस किए ही नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा सही या गलत। हाँ वो हम तुम्हारा पूरा एक ही साथ ऐसे टिक मार दिए, तुम्हारा उसमें शायद सभी आंसर करेक्ट ही था, उसमें क्रॉस तुम्हारा ठीक था। क्रॉस तो ये सही है क्रॉस हाँ, मेरा। क्रॉस तुम्हारा ठीक है। ये देखो, यू कंपेयर विद द आंसर हियर, प्योर टॉल प्योर डॉर्फ। ओके, दिस इज अ homozygous recessive, homozygous dominant. Then what we will write? This is, first we are writing the genotype of the parents, then we will write what are the gametes. Here there is only one type of gamete formed, here also one type of gamete is formed. After we write the gametes, then we will write the F1 generation. So in F1 generation what is going to happen, we will draw the Punnett square. Okay, in the Punnett square, one is the male, for example here is the male, this side is the female. So here only one type of gametes are formed, then we will write the combination, individuals कैसे बन रहे हैं. Okay, this is F1 generation. F2 generation, F2 generation का क्या होगा? सर हम बोले बताइए, किसके किसका क्रॉस होगा? सर F2 जनरेशन में सर कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों में क्रॉस होगा। देखिए, दिस इज कॉल्ड सेल्फिंग। सर एक सो फर्स्ट हाँ सर F1 में सेल्फिंग क्या हो रहा है, F1 में क्या हो रहा है देखिए कि होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस एक ही टाइप का इसका गैमेट बना, तो हमने पनेट स्क्वायर में इधर कैपिटल टी लिखा, इधर स्मॉल टी लिखा, पनेट स्क्वायर बना दिया। अब F2 जनरेशन में क्या हो रहा है कि जो इसमें प्रोजेनी आया उसके बीच में क्रॉस हो रहा है, सो दैट इज व्हाट वी से सेल्फिंग। So in selfing what is happening, the heterozygous is crossing with the heterozygous. Okay, now what will be the gametes formed? This one you are going to get capital T small t, and here also you are going to get capital T small t. Okay, gametes. So now you will draw the Punnett square. This is the male. सर हमें गैमेट वगैरह लिखे ही नहीं थे सर। ठीक है, हम तुमको जो है सब लोग अलग अलग तरीके से लिखेंगे। आई एम शोइंग द बेस्ट पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आप बना सकते हो। सर अच्छा सर, ये पनेट स्क्वायर बनाते समय एक लाइन खींचकर फादर और मदर वाला सिंबल बनाना जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, सर वो हम बनाए नहीं बनाओगे तो अच्छा है, क्लैरिटी रहता है, आपको समझ में आता है। नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस आप लिख देंगे क्या क्या बना। सर 3:1 का रेशियो में आएगा इस बार। क्वेश्चन क्या है ये आप फॉलो कीजिए बस। क्वेश्चन ये बोला कि आपको बनाना क्या है। सर हमको सिर्फ यहाँ पे ना जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था सर, एक बार बता दीजिए फिर से। So, draw the पूछना Punnett था square to show F1 generation and F2 generation.
ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इधर केवल पनेट स्क्वायर बनाइए और दिखाइए, रिप्रेजेंट कीजिए। ओके, F1 जनरेशन में क्या बन रहा है, F2 जनरेशन में क्या बन रहा है। ओके, अदर थिंग इज इधर मैंने क्या किया, केवल जीनोटाइप लिखा है ना पनेट स्क्वायर के अंदर। इधर आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट नो। यस सर, अब बोलने ही वाला था। हाँ, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो आप इसमें बस ये लिखो ना कि ये टॉल है कि डॉर्फ रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सर टॉल रहेगा। सर टॉल रहेगा, सर टॉल रहेगा, रेसिसिव सर वाला सर टॉल एक्सप्रेस रहेगा। नहीं होता है। हाँ, लेकिन सर ये कैरियर है जब सर। डोमिनेंट एलील है तब जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। बस आप इतना इसमें बना सकते हो पनेट स्क्वायर में। बनाने के बाद तब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिव द फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है। सो ये हो गया A, जिसमें कि आपने पनेट स्क्वायर बनाया। फिर आप B में आंसर करोगे कि F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है। सो हियर यू कैन टेल सर मी व्हाट इज द फिनोटाइप। सर रेशियो लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे कि आंसर, हाँ, दैट्स 75% व्हाट प्लांट्स विल बी ट्री एंड 25% आर डॉर्फ। 75% plants are tall and 25% are ये dwarf. क्वेश्चन बनाने के पीछे मेन कारण यही है कि हम बार बार ये स्ट्रेस करना चाहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पकड़िए, पूछ क्या रहे हैं। आपको आता है, पूरी कथा आपको आती है, चलिए वेरी गुड, लेकिन जो क्वेश्चन है यू हैव टू आंसर टू दैट पॉइंट। दैट क्वेश्चन इज गिव द फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। उसने ये नहीं पूछा फिनोटाइप रेशियो, तो नहीं पूछा, तो केवल तो सर फिनोटाइप के में क्या किया। लिखेंगे? 90% बच्चे ये चीज किए। सर हम लिखें F2 generation has 75% tall plant and 25% dwarf plant, ऐसे ना लिखना सर हम भी लिखे हैं। तो यहाँ हाँ, तो आपको करना क्या है, चलिए आपको करना है फिनोटाइप बताना है क्या है बस। F2 जनरेशन में क्या फिनोटाइप आया आपको, तो आप देखिए F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या आया, टॉल है, टॉल टॉल डॉर्फ, tall and dwarf both you are getting. So answer here will be, you will get both tall and dwarf plants. तो पेज नंबर 34 का समरी में सर ऐसे ही लिखा था फिनोटाइप के लिए, इसीलिए हम वैसे ही लिख दिया था। Okay, so here for this question where it is asked, okay, give the phenotype of F2 generation, simply you will write they will be both tall and dwarf plants. Okay, next question in C it is asked, give the phenotype and genotype ratio of the F1 and F2 generation. सर इसमें सर इस F1 जनरेशन के लिए सर समझ नहीं आ रहा था क्या लिखेंगे रेशियो। आप पनेट स्क्वायर तो बनाओ, सर जब आप पनेट स्क्वायर हाँ बनाओगे सर। पनेट स्क्वायर देख के आराम से आप बता दोगे। ओके, सर सर सारा कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो इसमें रेशियो कैसे लिखेंगे? तो 1:1 लिखे थे। सर 1:1 तो 50-50 हो गया सर। वही तो हाँ यस, वही तो गलत हो सर गया। सर वही दिक्कत हो रहा था सर, समझ नहीं आ रहा था क्या लिखे, छोड़ दिए थे। F2 जनरेशन सर लिख दिया था। In F1 generation all are tall, so there is no ratio, so what you will write, all tall plants. सर रेशियो लिखेंगे ही नहीं Well, what is the ratio? सर, सिर्फ 1 लिखे सोच रहे थे छोड़ देंगे। What you will do, if you are really serious, you want to write the mathematical ratio, you will write 1:0. Correct. सर There 1/0 तो सर इन्फिनिटी में हो गया। क्या बोले, सर डिनोमिनेटर में 0 लिख सकते हैं सर। सर हम सोच रहे थे लिखने के लिए। कहाँ आ गया, तुम क्या सर 1:0 तो 1/0 ही हुआ ना। 1/0, here you are comparing tall is to dwarf, where there will be one tall. हाँ सर, सही है सर। Okay. Yes. We are not going to do division. Okay. समझ गया सर। By any textbook you won't find, they will write like this.
हाँ सर। तो कुछ टाइप का मैनुअल ये प्रोसेस ट्रांजिस्टर है, ये रेशियो हाई टाइम में जब दो चीज रहता है तब फिर ये होता है। So what we are trying to do here, और सर जीनोटाइपिक रेशियो? next comes genotypic ratio. So what you will write here, genotypic ratio? सर यहाँ भी तो सर 1:0 ही होगा ना? 1:0 मतलब कहीं पर what हाँ you सर, will ऑल write, प्लांट्स आर टॉल। all सर दिखेगा भी सर सारा प्लांट टॉल ही नहीं। अच्छा, हेटेरो टर्म यूज करेंगे इसमें। ठीक है सर। all are heterogeneous. There is no ratio you can write here. When there are two, you will compare and you will make ratio. F2, you know the answer. In F2, सर 1:3, 3:1. 3:1। 1:1, 1:2:1। 1:. हाँ सर। सर ये रेशियो को जरूरी नहीं ना ऑर्डर में लिखे, 1:1:2 भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। either side you can write like that. Okay, have lot of difficulty कि क्या नहीं करें. सर, क्योंकि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखते हैं तो 9:3:3:1 करके लिखते हैं, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। ऑर्डर में सिर्फ चल रहा था ना सर वहाँ पे। देखिए, आप एक चीज ध्यान में रखिए that this particular setting is a examination setting where there will be an examiner who is going to examine your answer script. Whatever is written in your answer script, that they will correct. They don't understand what you are thinking, what you studied, what you did not study. कुछ नहीं पता. No one knows anything about you. Only what is written on the paper will be evaluated. Okay, therefore अपने आप को आप ट्रेन कीजिए. हम लोग एक बंदर और मछली की जो कहावत है ना, ये दोनों का कंपटीशन नहीं करा सकते. ये जो है एग्जाम में, ये नहीं है कि एनीवन इज सो ब्रिलियंट. नो मीनिंग. बीइंग ए ब्रिलियंट और सुपर जीनियस मीन्स नो मीनिंग. ओके, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आंसर द टू द पॉइंट द क्वेश्चन, हाउ यू आर आंसरिंग. बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर बायोलॉजी इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नो, but where the problem is coming, the students are not able to Answer writing. point. और एग्जामिनर उसी में खेल करता है, क्वेश्चन को उसी तरीके से ट्विस्ट करता है, उसका आप पॉइंट नहीं पकड़ते और फटाक से आंसर लिख देते हो. ठीक है, इन चीज़ों पे इसीलिए अभी जो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पेपर है उतना कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन पेपर नहीं है, बट यहाँ पे हम यही टाइप के क्वेश्चन को प्रमोट किए हैं जहाँ पे आपको समझ में आए कि देखिए ये बी और सी का क्वेश्चन एक टाइप का रिपीटिशन है ना. गिव द फिनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन, गिव द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, एक टाइप का रिपीटिशन लगता है. लेकिन इधर आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या जा रहा है. देखिए फर्क पड़ रहा है. आप इधर 90% बच्चे इधर रेशियो लिख के छोड़ देते हैं, उनको 0 नंबर मिलेगा उसको. ओके, इन चीज़ों को हम लोग को समझना है. Name any one X-linked disease in humans. Okay, all of you know hemophilia, color blindness, right. Next, given below is a schematic diagram of the Mendel's experiment on the sweet pea plant having the axial flowers, okay, with round seeds. Okay, axial flowers with round seeds. सर ये अटेम्प्ट तो किए थे ये लेकिन क्वेश्चन हमको आंसर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. कंफर्म नहीं है सर. सर डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है ना सर, डबल कैरेक्टर्स लिया गया है. हम लोग डबल पे फोकस उतना किए भी नहीं थे सर, इसलिए नहीं समझ रहा. देखते हैं ना क्या, उतना हमको तो नहीं लगता है कि ये कोई हाई फाई कुछ किया
सर आंसर सब आ रहा था, सर आंसर सब आ रहा था, देखो फिर भी यही है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था। देखो यही चीज है, आप टेक्स्ट बुक के सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप जान लीजिए, हम बार बार ये बात बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन सेट करने वाला जो एक रहता है एग्जाम सेटर, पेपर सेटर के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। डिट्टो टू डिट्टो पहले साल का क्वेश्चन उठा के नहीं दे सकता है ना, उसको भी तो अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखाना है। तो क्या करेगा, पिछले 10 साल से वही सिलेबस में वही क्वेश्चन बना बना के तो लोग कितना क्या करें। तो कुछ क्वेश्चन बनाने में नयापन आता है। ओके, वही कॉन्सेप्ट है, आपको केयरफुल यही रहना है कि जिस बच्चे के माइंड में ये आ गया कि भाई कुछ लगता है इस बार बाहर का क्वेश्चन, कुछ बहुत बच्चों के मेंटालिटी में चलता है, ये सब में मत फंसना। जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन। if you studied what is there in the textbook, 100% you will answer, there is nothing outside the textbook. Okay, now see, given below is a schematic diagram showing Mendel's experiment on sweet pea plant. We having axial flowers with the round seeds at the terminal flowers and and atony and the terminal flowers with wrinkled seeds, terminal flowers with wrinkled. Study the same and answer the questions that follow. Okay, give me is not required, give the phenotype of F1 progeny. यहाँ F1 कौन सा है सर? वो जो जो पहला जनरेशन है सर, ए आर और स्मॉल ए आर और स्मॉल ए आर। एक्सियल राउंड सर। सर एक्सियल राउंड तो क्या गैमेट बनाएगा? तो गैमेट्स ही तो दिया था सर क्या? हाँ सर वही तो बोले। और इसमें ये है सर सर डोमिनेंट होगा सब में सर, डोमिनेंट फेनोटाइप। हाँ सर, हाँ तो सर सिर्फ डोमिनेंट वाला होगा सर, डोमिनेंट फेनोटाइप। होमो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। एक्सियल राउंड सर। सर एक्सियल राउंड नहीं, एक्सियल राउंड सर, एक्सियल राउंड। सर उसका जीनोटाइप में पूछेगा तो डोमिनेंट लिखेंगे। अच्छा सर, all plants will be axial round. सर यहाँ पे अंडरलाइन भी करेंगे सर एक्सियल राउंड के नीचे। ठीक है सर। Give the phenotype of F2 progeny produced upon by the सर ये सर समझ रहे थे सर, लेकिन फिर बार बार कंफ्यूज हो जा रहे थे सर, दिमाग नहीं काम कर रहा। एक्सियल राउंड, एक्सियल विंकल, टर्मिनल राउंड एंड टर्मिनल विंकल। that will be produced by the self pollination of F1 progeny, यानी ये नहीं सर, नहीं सर।
ये कौन सा ईयर का क्वेश्चन था? इसीलिए थोड़ा सा ये ऑफ बीट गया होगा। अगर बोर्ड का क्वेश्चन रहता समझ रहे हो तो नहीं जाता, तो थोड़ा सा स्किप मिस हो जाता है। और इस टाइप का आपका कैलकुलेशन होता है Yes, sir, that's it. हाँ कंसेप्चुअली, so you don't have to worry that much about it. But here what is the thing is, what are the combinations are possible? You can write like axial, A is axial and R is rod. All combinations, possible combinations will be found in F2 chemistry. जिस तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस में होमोजाइगस दो टाइप के बन गए और बीच में हेट्रोजाइगस है, तो ऑल टाइप का जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें हो जाएगा। तो एक्सियल राउंड, एक्सियल इनवर्टेड, एक्सियल ट्रांसवर्स, इस टाइप का चार्ट में हो जाएगा। तो इन द फ्लो जनरेशन ऑफ F2 जनरेशन जब हम लोग ये लिखते हैं फ्लो डायग्राम ऑफ F2 जनरेशन, तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ये इसका बनने का टाइमलाइन एक फ्लो में सबसे ज़्यादा हाई नंबर ऑफ स्टेजेस Yes. होते हैं, सबसे हाई वॉल्यूम होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेजेस होते हैं, तो फ्लो डायग्राम में इस टाइप का होता है। ये कंसेप्ट थोड़ा फंडामेंटल का समझना जरूरी है। ये ये जो कैलकुलेशन है ये ये जो कैलकुलेशन है ये इज कॉल्ड एज होमोजाइगस रेसिप्रोसिटी। सर कहाँ पे लिखा है होमोजाइगस रेसिपी? ये जो ये जो मतलब क्रॉस बना हुआ डायग्राम है सर हाँ सर, डायग्राम है सर। तो इसमें आप लिख दो 40:16 ये जो है ये जो होमोजाइगस रेसिप्रोसिटी है। हाँ सर, 1:16 मतलब 1/16। तो आपका ये जो डायग्राम है ये होमोजाइगस रेसिप्रोसिटी का डायग्राम है। सर एक ही है सर। तो यहाँ 1/16 कल पे ये जो ये जो है राउंड येलो ग्रुप इंटरमीडिएट ग्रुप इंटरमीडिएट तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सर बीच वाले को क्या बोलेंगे सर, जो 3/16 है? ये जो ग्रुप है हाँ ये जो ग्रुप है
हाँ सर. A round here. सर पूछ रहे थे पहला वाला होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, लास्ट वाला होमोजाइगस रेसेसिव होगा, बीच वाले क्या बोलेंगे 3:16 वाले को? सर हेट्रोजाइगस बस. ठीक है सर. सर मतलब सर ऐसा कोई टर्म, कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए पूछ लिया सर, ऐसा कोई टर्म नहीं ना होता है. सर सर वैसे ही सर होम हेट्रो डोमिनेंट तो होगा ना. हाँ सर समझ गया, क्लियर हो गया. दोनों एलील्स रहेंगे उसमें, बस इतना ही मीनिंग है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ दो एलील्स है ना, इसमें भी दो एलील्स हैं, तो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है? एक्सियल रिंकल्ड के साथ बनाएगा और राउंड जो है टर्मिनल के साथ बनाएगा. ये दो कॉम्बिनेशन है, वो बीच में रहेंगे 3:3 में. ओके. Next, name and explain the law introduced by Mendel on the basis of the above observation. Mendel's law of inheritance. हाँ, क्या है? Law The law is Mendel's inheritance. भैया law of Mendel inheritance क्या होता है? The Mendel's law of inheritance. हाँ, क्या होता है? तो आप तो ठीक है सर. Mendel's law of inheritance. सर क्वेश्चन I क्या don't know, है? sir. Name and explain the law introduced by Mendel on the basis above observation. सर ये क्वेश्चन